कैसे पता चलेगा कि मुझे थेरेपी चाहिए? बॉडी में एक्स और पेन्स हैं जो दवाई खाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं. स्लीपलेसनेस, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी जिसको कभी ना कभी तो सैडनेस नहीं होता है. बट व्हेन इट बिकम्स persistent, consistent and repeats as a pattern, that's when we start recognizing कि ये सिर्फ रेगुलर एक फीलिंग नहीं है. वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर. आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में हम सबको पता तो है लेकिन हम क्लियरली बात नहीं करना चाहते हैं. मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन. डिप्रेशन कोई लास्ट स्टेज वाली बीमारी नहीं है लेकिन एक छोटे छोटे साइंस से बड़ी हो जाती है. इसी सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है श्रेया अग्रवाल. मेन के जो सुसाइड रेट्स है वो बहुत हायर है. मेल्स ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं. उनको थॉट्स के थ्रू समझ में आता है, उनको फीलिंग के थ्रू समझ नहीं आता है. लाइक अगर आप बोल रहे हो मैं सैड फील कर रही हूँ, बोलेगा हाँ आजकल ना अच्छा नहीं लग रहा है यार. इनसे हम जानेंगे कि कैसे डिप्रेशन छोटे छोटे साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड साथ ही साथ कैसे थेरेपी की जरूरत होती है. टेल द अदर पर्सन कि यार कहीं भी जाके बात करो, इंट्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद यू. हम चढ़ गए और फोर्स करें कि अरे बात करो तो वो इंसान विड्रॉ करेगा ही करेगा. सपोजिंग आई गो in a situation and I'm hit once and then in a situation where I'm hit 4 times, but someone who's been hit 5 times, how much guts would that person have? थेरेपी कब लेनी चाहिए, क्यों जरूरी होती है, हमारे रिलेशनशिप में इमोशनल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे हमारी सोसाइटी के एडजस्ट कर लो वाले कल्चर में हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना प्रायोरिटी बनाना चाहिए. सुसाइडल थॉट शायद हम सबको कभी ना कभी आए. आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स. पेरेंट ये थोड़ी ना बोलेंगे हाँ टेल मी मोर, वो बोलेंगे क्या. इस डर से उनका रिएक्शन इतना बड़ा होगा, वो और चिंता करेंगे. एंड मे बी नेक्स्ट time if I feel same I will not breathe it out. I'll shut down. Oh my god. Welcome Shreya. Hi. I'm very excited to talk to you today because mental health की awareness तो बढ़ रही है but हम अभी भी stigma में ही हैं. So I want to talk to you more about depression, mental health, mental well-being. What are the steps that we need to take? हम कहाँ पीछे हैं अभी? Just give me your honest view. I think सबसे बड़ा gap is in understanding the field itself. Why do we need it? क्यों mental health जरूरी है या फिर किस लिए एक mental health professional के पास जाना है? And secondly, getting into the field is very difficult. Study is very long. And honestly, it makes a lot of difference कि there is not enough financial backing that you will get by getting into the field. तो मैं क्यों choose करूँ ऐसा profession जहाँ मेरी financial security नहीं होगी? So when the number of mental health professionals are less, तो accessibility becomes less. तो हम पीछे हैं. Awareness becomes less. Plus stigma, you already know you're talking about. Yeah. So overall it impacts that the overall system impacts कि क्यों stigma है, क्यों डर है जाने में और फिर accessibility भी कम है. WHO के हिसाब से इंडिया में 7 में से 1 इंसान मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है. पहले तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे थेरेपी चाहिए. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे थेरेपी चाहिए? हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है? इमेजिन अगर हम करें कि ये कार है, अच्छी चल रही है, सब सही है, तो सडनली कार में कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर कोई साउंड आने लगती है, कुछ वाइब्रेशन होने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार इसको मैकेनिक को दिखाना होगा, कुछ गड़बड़ है. यही हम अप्लाई करते हैं जब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है. चल रहे होते हैं, अरे ये दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से दर्द हो रहा है. और फिर दर्द क्या होता है, जब एक पॉइंट के बाद परसिस्टेंट हो जाता है. हमने अपनी बेसिक तो कोशिश कर ली कि डोलो खा ली या फिर ये कर लिया, अब जा नहीं रहा है ये दर्द. परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म, और हमारे डिस्पाइट आवर रेगुलर एफर्ट इट्स नॉट गोइंग. देन वी डिसाइड टू गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि बेसिक मेडिकेशन तो हम सबको उतना पता ही है. पैरासिटामोल खा लो, सेट्राजिन खा लो. Same applies for mental health also. Anything that you are experiencing, अब mental health के spectrum में ये क्या चीजें होंगी? Maybe a mood that you are experiencing, a repeated behavioral pattern that you are noticing, या फिर आप नोटिस कर रहे हो कि बॉडी में एक्स और पेन्स हैं जो दवाई खाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं. स्लीपलेसनेस, एपेटाइट कम हो रही है. Any of these and many more symptoms that you notice that are persistent, despite your effort are not going, despite change of environment are not changing, then you think यार कुछ तो है. Right. That's an indication when you realize कि मुझे कोई extra effort चाहिए. मेरा अपना effort और resources से ये नहीं हो पा रहा है. Do you relate to that? Yeah, but I want to ask you, behavioral patterns कैसे पता चलेंगे? Like मैं कम socialize कर रही हूँ या मैं कम बातें कर रही हूँ या
that can also be a thing. You can see a difference in yourself. You can feel it. कि I can see मैं ज़्यादा closed off हो रही हूँ. I don't feel like getting up from the bed. I don't feel like interacting, the zeal, the happiness I had for life. This can be if it's specifically, say, depression. If you're feeling more anxious, maybe you want to do it, but you're unable to do it. You're feeling scared to do it. So one is you notice it for yourself. The other is maybe people around you say, yeah, something's changed. You don't feel like yourself. You look a little different. क्या हो गया है? You've stopped interacting. So it's not just you who feels it. Your environment also starts to give you feedback. You see कि sometimes it will show directly in the work that you're doing. I used to be so productive. Yeah. Now I can only achieve 50% of my capacity. But हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं ना, ये तो मेरी लाइफ का फेज है, मे बी ये शॉर्ट टर्म है, एंड हम इग्नोर कर देते हैं ये साइंस. तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंटरी सैडनेस है या फिर ये लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में एंड कर सकता है? द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट पेन. अगर एक पेन है तो फर्स्ट डे हम इग्नोर ही करते हैं ना, हम नहीं बोलते डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं. अगर 3-4 दिन में वो पेन चला जाता है तो हम सोचते हैं अरे मोमेंटरी था. या फिर अगर चला भी गया पर वो फिर वापस आ गया, तीसरी बार जब वापस आएगा तब हमें पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा कि विल बी लाइक अरे यार ये बार बार आ रहा है तो चलो चलते हैं. सिमिलरली 1 or 2 days all of us feel sad. I don't think there's anybody जिसको कभी ना कभी तो sadness नहीं होता है या कोई anxiousness नहीं होता है. But when it becomes persistent, consistent and repeats as a pattern, that's when we start recognizing कि ये सिर्फ regular एक feeling नहीं है. This is sitting for a longer time than I want it to. क्या इसकी स्टेजेस होती हैं? लाइक स्टार्टिंग में मे बी मैं थोड़ा सैड होंगी, जैसा आपने बोला पेन होता है, पेन थोड़ा कम होगा, फिर वो फैल जाएगा, Absolutely. you know? तो क्या इसके स्टेजेस होते हैं? यूजुअली हम तो थेरेपी लेने तब जाते हैं जब हम बहुत एंड स्टेज में होते हैं, या फिर थेरेपी से ज्यादा आई थिंक हमें मेडिसिन पे आई थिंक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है. You're absolutely right. से acute pain होता है या तो एक कोई कभी चोट लग गई, एकदम से इम्पैक्ट हुआ, तब तो आप जाओगे कि अरे यार फॉलन डाउन तो पता है दर्द हो रहा है. एक होता है धीरे धीरे क्रॉनिक पेन बिल्डअप होता है, पर क्रॉनिक पेन में हम बहुत डिले करके जाते हैं. सो व्हाट आई लाइक टू अंडरस्टैंड इज कि एक स्पेक्ट्रम होता है. इफ हेल्दी इज ऑन वन साइड एंड डिसऑर्डर इज ऑन द अदर साइड, तो हेल्दी, कोपिंग, स्ट्रगलिंग, डिसऑर्डर. तो ऑफन पीपल व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग और स्विचिंग बिटवीन हेल्दी एंड कोपिंग, तो वो थेरेपी में कम दिखेंगे. बिकॉज देन दे आर लाइक हमारे अपने रिसोर्सेज बिल्ड करके अरे इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, दे विल कीप स्विचिंग. कोपिंग और स्ट्रगल के बीच में या तो लोग आएंगे जो थोड़े से वांट टू डू अर्ली इंटरवेंशन. सबसे ज्यादा वेयर विल यू सी बिटवीन स्ट्रगल एंड डिसऑर्डर. डिसऑर्डर लेवल पे इट्स मच मोर डिफिकल्ट. स्ट्रगल लेवल पे वी विल एम टू ब्रिंग देम बिटवीन स्ट्रगल एंड कोपिंग. सो at whichever stage someone is coming, to try to push them stages before. थेरेपी जब इंडिया में किसी इंडिविजुअल को चाहिए होती है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट इंडिविजुअल. आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है. इन केस आप बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं तो अलग बात है, बट इफ यू आर इन अ फैमिली सेटिंग तो आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना, द सेकेंड स्टेज आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है. बिकॉज अगर मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मुझे मतलब थेरेपी की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड सीक थेरेपी, तो मम्मी बोलेगी कि पहले तो हमें तो कभी नहीं हुआ ये, तुम्हें कैसे हो रहा है, मुझसे ही बात कर लो. हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम ज्यादा सोच रही हो. तो इस तरह की बातें हमें समझा बुझा के उसको शॉर्ट टर्म फर्स्ट एड कर दिया जाता है, मैं बोलूंगी. ठीक है, तो ये फैमिली को कैसे कन्विंस किया जाए, बिकॉज उनके लिए ये समझना बहुत डिफिकल्ट है. पहले नहीं हुआ करता था. तो एक क्वेश्चन, पहले क्यों नहीं हुआ करता था, क्या होता था हमें पता नहीं चलता था, और अगर मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना है तो मैं कैसे उनको कन्विंस करूं? आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन आई हैव विद ऑल माई क्लाइंट्स. सो आई हैव दिस क्लाइंट जो आज भी अपनी मॉम को ये बोल के आती है कि मैं ना योगा क्लास के लिए जा रही हूँ, तो उसकी मॉम बोलती है, Are you serious? हाँ, और उसकी मॉम उससे हमेशा, बिकॉज शी इज नॉट अ प्रोफेशनल, शी टेक्स मनी फ्रॉम होम, राइट. तो उसकी मॉम भी बोलती है ये कैसी योगा क्लास चल रही है तेरी हर वीक, You have to pay every session. Yeah. लाइक कौन सी योगा क्लास है ये, कौन है, एक बार तो ये भी पूछ ले कि वो गर्लफ्रेंड तो नहीं है तेरी. सो दैट एक्सटेंट. बट यस, दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. आई आंसर द सेकंड कि पहले क्यों नहीं था और आज क्यों था.
एक तो the trend of living has changed over time. Earlier, I also feel we used to live in a joint family. Yeah. So we had many people we could talk to. अगर ममा से नहीं बात कर सकते हो because she's inaccessible, तो किसी से कर लिया, cousin से कर लिया. एक तो the joint system and having a community. The world is shifting from that to a very individualistic space. Yes. So as we are shifting, the resources reduces. अगर मुझे problem ही अपने husband से है तो मैं किससे बात करूँ? Can't talk to my mother-in-law. I can't talk to my mother. एक तो रीजन ये है कि the resources have reduced. We've become more individualistic. Second shift in some of the places that are specifically seen if I talk about relationships is now that people are marrying out of choices and if our society is still considering that as a taboo. तुमने डिसीजन लिया, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम्हें सुलझाओ ना. Can't talk to family about it. And nobody wants that perception of their partners going to their families, or friends also for that matter. So then again, the space to talk reduces. Or third, तो ये है कि if I want to talk to someone that is looked at a certain way, अरे क्यों बात करनी है? The stigma attached to it. हमसे बात कर लो, हम solution दे देंगे. Sometimes maybe the space of wanting a neutral person to talk to or a non-judgmental person to talk to, or more than non-judgmental, I think कोई third objective perspective मिल जाए. Like for example, I have this client. He says कि I have a huge support system. इतने friends है, इतने family है. And he went through something really difficult. He said everyone's cheering for me. Everyone's saying you did a great job. You're so courageous. He's like मुझे नहीं सुनना ये. I don't want to hear this. So we are trying to figure out what he wants to hear. Right? So sometimes, I mean, I understand that that's someone who has a lot more accessibility who's saying this, but different reasons. Yeah. To answer your question, how to convince, there is no one straight answer. Right? If I think people are more financially independent, then sometimes they can take their own call and keep it more private to themselves. It becomes a challenge when you have to tell at home. And also if you're much younger, when you're living or leaving the space, then it's a lot about, I think, helping them perhaps understand that they're going through something and they'd like to talk to someone more neutral. Or sometimes, specifically if it's at a much, I would say, young adult age, sometimes it's helpful for them to even introduce them to their therapist and say, see, this is the person I'm talking to. That introduction helps sometimes if they're comfortable, but most of the times, actually, no one is that comfortable. Yeah. So sometimes I've seen people lie, or sometimes I've seen people have a workaround. But yeah, it is a challenge to convince, and sometimes it can be a big fight. You said, हम फैमिली में पहले बात कर सकते थे, हम अपने कजिन से, चाचा चाची बुआ, बहुत लोग होते थे फैमिली में, जॉइंट वेंचर में. टॉकिंग टू अ फ्रेंड, टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर कैन एक्चुअली हेल्प, or is it equal to talking to a therapist? Sometimes yes, sometimes no. The answer is not completely no. Of course, more no, but at a certain level, if your friends are supportive and your friends are willing to give you a listening ear, that part of therapy where the therapist is also just listening to you can be similar. The difference between a friend and a therapist is perhaps a therapist will maybe directly give you advice or solution, or they will hear you and it ends there. The work of a therapist goes beyond that, to facilitate a thinking pattern, to help you reach maybe a perspective, a behavior change, or say a change in your environment that you're looking for, something that you want, and facilitate that change. That can happen through a different kind of questioning, getting deeper into the topic, identifying patterns. A therapist may also pick up patterns and tell you. Their work is also to give you feedback. Hey, this is what you're doing. Maybe you can do this way, or I have noticed you do this here, you do this here, you do this, but you say this. It's a lot easier for a therapist to pick out discrepancy and tell the client rather than for a friend to do that, because the friend may think, अरे मैंने बता दिया तो ये बुरा मान जाएगी. Right. या फिर ये रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ जाएगा. Like I know मैं अपनी फ्रेंड को देख सकती हूँ वो ऐसा कर रही है और उसे नहीं करना चाहिए, बट कितनी बार हम बोल पाते हैं अपने फ्रेंड्स को ये बात. हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल नहीं हो गई है. क्या ये एक रीजन हो सकता है कि मेंटल हेल्थ केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं या डिप्रेशन ज्यादा है? बिकॉज एज यू मेंशन ऑन द लास्ट आंसर ऑल्सो कि हम
इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं या कोई हमें जज कर लेगा, हमें कोई एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो नॉन बायस हो, तो ऐसे बहुत सारे एक इंसान की लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं जिसमें उसको एक बंदा चाहिए कि जो नॉन बायसली मेरी बात सिर्फ सुन ले, मे बी आंसर ना दे पाए, सॉल्यूशन ना दे पाए। और पहले शायद ऐसा हो जाया करता था, लोग इतना सोचते नहीं थे मे बी। Sometimes yes, because we are worried about our own judgment, our own perception, how we are going to be seen, how we are going to appear, and we want to preserve that. I think another added thing is sometimes when we are telling a friend something, we don't want them to say something to us that is hurtful to us. And कभी-कभी उनकी बात बुरी लग सकती है. But sometimes when we are ready to hear, I'm not saying something hurtful, but want a feedback for ourselves. When we go to a therapist, हम सबसे पहले ये बोलते हैं, आप ना मुझे honestly बताना, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. So we are more willing and receptive to hear things sometimes from a neutral person than from a loved one, because that feels like judgment. Because a therapist is not going to go into your everyday life. Right. So it's a neutral person. बोल दिया और मुझे ignore करना है तो मैं फिर भी कर सकता हूँ. But how will I take that judgment from a loved one? So that relationship is so intricate that you don't want that becomes, some sort of a dampening happens there. हमने ये बात कर ली कि डिप्रेशन क्या होता है, थेरेपी की नीड कब हमें पता चलती है, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं. नाउ दैट आई एम अवेयर कि मुझे थेरेपी चाहिए, नाउ समहाउ आई हैव कन्विंस्ड माय फैमिली एज वेल, आई हैव गुड फाइनेंसेस टू गो, आई कैन अफोर्ड द थेरेपी. अब मैं थेरेपिस्ट कहाँ ढूंढूं? बिकॉज आई थिंक द मेजर चैलेंज इज कि मुझे नहीं मालूम ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन डिस्कवर भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन एकदम से जाना बहुत, बिकॉज हम इमेज कॉन्शियस है तो हम एकदम से ऑफलाइन नहीं जाते हैं, तो आई माइट गो ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन ट्राई करूंगी, आई माइट गो टू वन थेरेपिस्ट, अ सेकेंड थेरेपिस्ट, एंड अगर वो क्लिक नहीं हुआ, आई माइट टर्न इट ऑफ कि थेरेपिस्ट अच्छे नहीं है. बट जब हमें चोट लगती है लाइक फिजिकल, तो हम डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं जब तक हमारी चोट ठीक नहीं हो जाती. बट हम मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं करते. हमें एक थेरेपिस्ट नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, हम सोचते हैं कि ठीक है. तो आई कैन टॉक प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, है ना. प्री कोविड देयर वर लेसर ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. अब तो फिर भी बहुत आ गए, राइट. बट ऑफन ऑनलाइन ऑल ऑफ दैट वर्क्स, बट वन थिंग दैट रियली वर्क्स एंड दैट्स हाउ आई हैव सीन माय प्रैक्टिस ग्रो इज वर्ड ऑफ माउथ. सबसे ज्यादा ना डॉक्टर को हम वो ट्रस्ट करते हैं, तू गया था, सही था, चल मैं भी चला जाता. जब ट्रस्ट होता है कि कोई गया वो मेरी सोसाइटी में फलाने ने इससे ट्रीटमेंट कराया है, बहुत बढ़िया डॉक्टर, भाई सही है, बहुत अच्छे से बात करता है. यस. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट रियलाइज व्हेन वी आर सीकिंग हेल्प एंड व्हिच इज समथिंग सो डेलिकेट इज कि हम कितना ट्रस्ट फील कर सकते. And स्पेसिफिकली हम इतने इंटीमेट बातें करने वाले हैं, सो ट्रस्ट इज द की टू इट. करेक्ट. सो ट्रस्ट के लिए वर्ड ऑफ माउथ तो सबसे पहले कोई भी रूट रहा है. पहले जमाने में तो वर्ड ऑफ माउथ ही चलता था, राइट. सो वो एक आज भी बहुत बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेफरल है. मैं इसके पास गया था, तू भी चली जाओ, माई फ्रेंड रिकमेंडेड यू, आई वॉन्ट टू कम ओनली टू यू. So that is one. Secondly, thanks to technology today, a lot of these online platforms have now come up. Yeah. Right. Third, there is always option of going to hospitals. And there are like Fortis, Max, they will always have a psychiatry department and they will have psychologists. Okay. Right. Smaller clinics may also have a psychologist. Nowadays, a lot of clinics, but maybe I'm talking more about tier 1 cities here a lot more. Yeah, those are some of the sources at least that exist as of now. For example, when I wanted a therapy once in my life, जैसे आपने बोला कि वर्ड ऑफ माउथ से होता है, तो मैं ऐसे ही फ्रेंड के रेफरल से एक थेरेपिस्ट के पास गई, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. देन आई वेंट टू यू, एंड इट वर्कड. सो अगर आपके साथ भी काम नहीं करता तो शायद मैं ये रूट नहीं लेती. Absolutely. और मैं इसे रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज मैं भी ऐसे ही करती, और शायद ज्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे. बिल्कुल. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें गिव अप तो नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर it's really difficult. Yeah. Because I think the field is growing. We are also building and trying to understand how to understand what the space between a therapist and a client is supposed to look like.
So often when clients ask me, how do I know I'm the right fit? I've tried therapy pehle, but it didn't work. Or people will try after, say, even sometimes clients will come after 7-8 months of being in therapy, ki now that therapy is not working. Right. So we have to look at therapy also developmentally. What I mean by that is, number one, when initially you are going with any therapist, when you're sitting with a therapist, what you feel in the presence of a therapist tells you whether it feels okay for you or not. जैसे आपने कहा ना, फर्स्ट में क्लिक नहीं किया, सेकंड में यू फेल्ट समथिंग इन द स्पेस दैट यू कुड इनिशियली सिट विद, राइट? तो वो तो फर्स्ट बैरियर है, एंड इट्स ट्रू, नॉट एवरी थेरेपिस्ट मे बी द राइट फिट, बट गिव अप करना इजी है, बिकॉज कभी कभी हम होप रखते हैं जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जाती है, कभी कभी गिव अप भी होता है कि अरे नहीं, बट as the field is going, more trained specialists are coming in who will be able to hold that space for you as well. And I think एक point के बाद जब therapy शायद नहीं काम करे, I think one thing that nobody tells anybody is, if something is not working, हम उस therapist से ये बोलने में क्यों डरते हैं कि यार ये चीज मुझे सही नहीं लगे? जब कुछ क्लिक नहीं हुआ तो हमने क्या वो बात वो therapist को बोली? क्योंकि एक therapist एंड client के बीच में एक relationship build हो रही, और रिलेशनशिप में कुछ ना ऊंच नीच तो होती रहती है, करेक्ट? बट हम कितनी बार बोलते हैं मुझे ये सही नहीं लगा, आई डिडंट लाइक दिस, व्हाट डिड आई नॉट लाइक, व्हाट यू सेड आई डिडंट लाइक. ये बोलना सबसे बड़ा बैरियर है. जब हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो हम उसी थेरेपिस्ट को वो चीज बोल पाते हैं, व्हाट यू सेड आई डिडंट लाइक दिस, आई लाइक दिस. सो इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस, माई एडवाइस टू देम इज, कभी किसी थेरेपिस्ट के साथ कुछ क्लिक ना हो, आई नो इट्स अ हार्ड थिंग टू डू. Yeah, really hard thing to do. But sometimes it's really interesting to have that conversation कि ये नहीं अच्छा हो रहा, ये नहीं हो रहा. फिर आप चाहे दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाओ या फिर आप उसी को रिजॉल्व करो कि नहीं, यही तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं. I don't like this, I don't like what you're doing. But I think ये हम अब कम करते हैं. We don't communicate enough. मुझे ऐसा लगता है, और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कभी ये, क्योंकि हम कभी बता नहीं पाते कि हमें क्या नहीं अच्छा लगा, तो हम सहते जाते हैं जो हमें नहीं अच्छा लगता है, एंड डीप डाउन वो कहीं ना कोई एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है. बिकॉज कम्युनिकेशन हमें लगता है इज अ प्रॉब्लम, बट कम्युनिकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन के नीचे इज नंबर वन, हाउ सेफ यू आर फीलिंग टू बी एबल टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, हाउ यू फील समवन विल रिस्पॉन्ड व्हेन यू कम्युनिकेट. इफ यू फील द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, तो मैं क्यों कम्युनिकेट करूंगी? तभी तो मेरा गिव अप होगा. That's why when I'm talking to a stranger और वो मेरे को नहीं लगा कि समझ में आ रहा है, और वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है, वो सेफ्टी नहीं बिल्ड हुई है, वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ है, तो मैं कैसे ही बोलूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा? हम बस आ जाएंगे, ठीक है यार नेक्स्ट टाइम नहीं जाए फिर. और ये एक काउंसलर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. एक स्ट्रेंजर जो अपनी मन की इतनी सारी बातें आपको बताने वाला, जो उसने शायद किसी को नहीं बताई है, उसको एक मीटिंग में इतना कंफर्टेबल फील कराना कि वो अपनी बातें हार्ट आउट आपको बता सके, इट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाई हम एटलीस्ट आई वुड से टेक 2 or 3 सेशंस विद अ थेरेपिस्ट टू सी हाउ कंफर्टेबल यू फील अराउंड देम. बहुत डिफिकल्ट है कि 1 सेशन में पूरा कंफर्ट आ जाए. कैसे क्लिक आएगा? डिप्रेशन के केसेस में अब इंक्रीज हो गया, या फिर पहले से था, अब हम बताने लग गए. एक लोनलीनेस जो कोविड के टाइम लोगों ने देखी, और वो इस हद तक देखी कि शायद उनको भी रियलाइज हो गया कि थेरेपी ही इसका एक सोल्यूशन है. डू यू सी अ लॉट इंक्रीज in patients in your practice? Absolutely. I think my practice began because of that need that arised during COVID. Definitely, really? It was a spike. Yeah. Wow. I remember I was doing my MPhil at that time, and masters to kara hi tha. I had worked, and then I was doing my MPhil, and I was in my second year, and this friend of mine said, "Listen, I have a few referrals. Would you like to take up?" So I was in my second year when I was doing my research. I was at home. I'm like, okay, abhi research ke saath I can do this. I started seeing clients. And here I am today. So that's how I never planned my private practice. It just happened. So that time there was a real need, because I think number one, the uncertainty that hit people was crazy. Nobody could fathom something like this before. Yeah. And whenever there is uncertainty, there is always along with it a loss of what you had imagined life would look like. So anxiety and depression almost go hand in hand. Every time you're anxious, you're going to realize that there is a loss behind it that you have experienced.
loss of dreams, hopes, something Yeah. unwanted, anything. It can be something in a relationship, something from life, something from your work, or any space that you're in. So that really happened during COVID. Secondly, a lot of grief, unexpected death. So much what I call complicated grief. You're losing parents, you're losing loved ones, or just the idea of how much news you're seeing and how scared you are. Yes, all negativity around. Yeah, so I think it drastically increased. Of course, that may have settled down a little from the peak that it may have hit. I don't have the numbers at Yeah. Definitely there was an increase in that uncertainty levels, and you still talk about life then and now. It's become Yeah. pre and post COVID. We Correct. started using those terms. So definitely. Do you see a lot of male clients or female clients in your practice? Because I want to talk about it, not because I'm gender biased, but I think women, we talk to our friends. हम अपनी फैमिली में बात कर लेते हैं, हमको बोला जाता है कि हम बिचिंग करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, या गॉसिप करते हैं, बिचिंग करते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेन डोंट टॉक, वो बात ही नहीं करते हैं आई थिंक. और मुझे नहीं लगता कभी किसी के हस्बैंड ने, किसी के भाई ने, किसी के मेल मेंबर इन द फैमिली वो गॉसिप करते हुए बहुत ही कम नजर आते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम रिसर्चर्स ये बोलते हैं, स्टडी ये बोलते हैं कि मेन के जो सुसाइड रेट्स है वो बहुत हायर है. Absolutely. So yes, I think as a society, both men and women in our culture have had very bifurcated roles. Yeah. Men are supposed to be out there, working hard, earning money, और woman घर पे है, घर का ख्याल रख रही है. One is a built. Women are often more emotionally built, and men are more, I'm not saying that they don't have emotion, they're more, as per society, more rationally, Gender or asked to look at things more rationally. Yeah. So even in my therapy, definitely there are more women than there are men. And the men who come and the women who come, they talk very differently. So I will hear men talk about their anxiety, or will talk about what they are experiencing more in terms of what they are supposed to be doing from life. अरे इतने पैसे कमाने हैं, इतना स्ट्रेस आ गया है, प्रैक्टिकली बताओ मैं कैसे इससे करूं. So They're taking a lot more pressure. yeah, a lot more pressure. The pressure of being the bread earner, of earning money in such a competitive capitalistic world. Yeah. So उनका बात करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होगा. Women will start with I'm feeling sad, I'm feeling low. आदमी कभी अपनी फीलिंग नहीं नेम करेगा सबसे पहले. Specifically, if I have people say above 35, they'll start talking more about the pressures on them, the more expectations on themselves, and how they are not living up to that expectation. ये करना है, मैंने नहीं किया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा है, पहले बहुत कैपेसिटी थी. पर जब women आती है ना, वो अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा बात करेगी. तो एक तो ये डिफरेंस आई सी इन माई प्रैक्टिस. डेफिनेटली रेशियो ऑफ women इज हायर देयर. What a difference. हाँ, बहुत ही शिफ्ट है ये तो. हाँ, ऐसा क्यों है? वन ऑफ द रीजन तो यही है कि एक इंटरनलाइज्ड बिलीव्स है अबाउट किसको क्या रोल सॉर्ट ऑफ सोसाइटी में प्ले करना है. मेल को शायद कभी उतनी परमिशन ही नहीं दी गई है टू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की. Right. फीमेल्स के पास हमेशा वो सपोर्ट ग्रुप रहा है कि अरे अपने ही ग्रुप में बात तो कर लो फीलिंग्स के बारे में. लड़कों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है. लड़कों को बोला जाता है कि अरे रो क्यों रहे हो, लड़की है क्या, हाँ, चोट लग गई, मर्द बनो. हैव यू सीन इन योर प्रैक्टिस कि मेल्स ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं? आई थिंक फील करते हैं, बट मेरा तरीका है कॉग्निटिवली करते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज उनको थॉट्स के थ्रू समझ में आता है, उनको फीलिंग के थ्रू समझ नहीं आता है. लाइक अगर आप बोल रहे हो मैं सैड फील कर रही हूँ, बोलेगा हाँ आजकल ना अच्छा नहीं लग रहा है यार. तो फील तो दोनों ही है. आजकल बड़ी घबराहट से होती है, आजकल ऐसा होता है, आजकल ऐसा. सो दे विल पुट इट एंड ट्राई टू रैशनलाइज इट. सो दे विल अंडरस्टैंड द होल थिंग. फील तो हो ही रहा है बॉडी में, तभी तो थेरेपी में आए हैं या फिर बात कर रहे. बट अंडरस्टैंडिंग बहुत कॉग्निटिव नेचर पे होती है, मतलब थॉट्स के थ्रू होती है, बहुत प्रैक्टिकल या रैशनल थॉट्स के थ्रू होती है, इमोशनली नहीं होती है. मेन बहुत जल्दी वल्नरेबल भी नहीं फील करते हैं. एंड आई थिंक शायद सारा रोल जेंडर कंडीशनिंग का यहाँ पर है कि हम बचपन से फीड करते जा रहे हैं कि आपको सैड नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, यू कांट क्राई इफ यू आर अ बॉय.
और आई थिंक इस वजह से शायद वो अपने रियल इमोशन को समझना ही बंद कर देते हैं, या वो समझते भी उसी तरह है कि मैं रो रहा हूँ तो मुझे नहीं रोना चाहिए, पर मैं क्यों रो रहा हूँ। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है तो वो आएंगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ जबकि मुझे रोना नहीं चाहिए। सो आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी ही इसमें बदलने की जरूरत है। आई थिंक आजकल की जेन जी जनरेशन में ये थोड़ा मोर कंफर्टेबल हो रहा है। आई वांट टू एक्सप्लोर कि कैसे जेन जी इसके बारे में सोचते हैं। या बट मैं इस पे भी एक एंगल देना चाहूंगी। जैसे मैंने बात करी थी कि मेरे पेरेंट्स को अगर मैं बताती हूँ या मैं अपनी ओल्डर जनरेशन को बताती हूँ कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, और दिल से कि अरे क्या हमें तो कभी नहीं हुआ, तुम तो छोटी छोटी चीजों में करते हो। हमारी जनरेशन भी शायद कई हद तक ऐसे ही कि जेनजीज आर मच मोर सेंसिटिव टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दे शुड नॉट हैव। सो आई थिंक ये जनरेशन गैप हो गया है। बिल्कुल। डू यू ऑल्सो थिंक सो? आई थिंक अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इज कि हमें किसी भी चीज के बारे में कोई भी फीलिंग फील हो सकती है। अगर हम इस पे कोई भी कंडीशन करेंगे, तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके, तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो वही तो प्रॉब्लमेटिक है ना। अब आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टोल्ड मी व्हेन आई मेट यू। एंड इट रियली वर्कड एंड इट इज सो ट्रू, इट्स सो लॉजिकल एज वेल। वो चीज सेंसिटिव लग रही है बिकॉज देखो उनकी वो प्रॉब्लम्स नहीं थी जो हमारी थी। देव ग्रोन अप विद मोबाइल्स, तो उनको कुछ मोबाइल पे हुआ सेंसिटिव, हमने क्या है मोबाइल ही तो है, पर हम क्यों, हम भी तो फिर यहाँ अपना जजमेंट ला रहे हैं ना। राइट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक फंडामेंटली आई वुड से कि किसी को किसी चीज के बारे में भी बुरा लग सकता है। वो आपकी बात जो है मेरे जहन में हमेशा बैठ गई है। मैं बोलूंगी कि फीलिंग्स राइट और रॉन्ग नहीं होते हैं, इट इज योर थॉट जो आपकी फीलिंग्स को राइट और रॉन्ग कर, एडेड जजमेंट टू इट, है ना। एक्शंस को फिर भी हम राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लाइक किलिंग समवन इज नॉट राइट, राइट। तो हम एक्शंस को फिर भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बट फीलिंग तो फीलिंग है। अब वो जेनजी को बुरा लगा है कि उसका फेवरेट नेकलेस टूट गया और वो रो रहा है, ठीक है, ओके। मेरे आसपास अगर किसी को इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, या मैं देख रही हूँ कि ओ श्रेया यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ, और मे बी मुझे कुछ चेंज लग रहा है, आर यू ऑल राइट, और ये, और अगर मुझसे सामने वाला ओपन अप होके बातें नहीं करता है, हाउ डू आई हेल्प? मैं कैसे अपनी फैमिली मेंबर को या किसी को भी जो मुझे दिख रहा है कि यार इसको शायद हेल्प की जरूरत है, मैं कैसे उसको कम्युनिकेट करूं? और जिसको ये जो इस तरह की इशू से गुजर रहा है वो कैसे हेल्प सीक आउट करे? एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज सबसे ज्यादा हम वही स्ट्रगल करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी आर इवन ओपन टू ऑफरिंग हेल्प, it's difficult that the other person sometimes may not be able to take that help. You know, for example, just simple, if I want my friend or say a family member ki listen, it seems like you're feeling really upset, if you can't talk to me, एक therapist से बात कर लो, even if I go to that extent कि मैं बोल रही जाओ, but क्या वो दूसरा इंसान उसको receptive भी है सुनने के लिए या नहीं, या उनको भी लगेगा तुम्हें लगता है कि something is wrong with me, वो एक काफी difficult space हो जाता है। सो आई थिंक सबसे उसमें भी कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पता है मुझे क्या चाहिए, और उसमें भी बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम एक सपोर्टिव स्पेस दे सकें कि इफ यू वांट टू टॉक यू टॉक, इफ यू डोंट वांट टू टॉक इट्स ओके। आई थिंक वो ट्रस्ट और सेफ्टी पे बहुत ज्यादा होता है, दैट आई एम स्टैंडिंग हियर नो मैटर व्हाट। सेकेंडली आई थिंक एक ये स्पेस क्रिएट करना कि हेल्प अवेलेबल है, वेदर यू सीक दैट इन मी, वेदर यू सीक दैट इन अनदर पर्सन, इन अनदर फ्रेंड। अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके वेयर यू कैन टेल द अदर पर्सन कि यार कहीं भी जाके बात करो, कुछ भी करो, बट इंट्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद यू, आई एम हियर। वो बहुत डिफिकल्ट है करना, बट अगर हम वहां से स्टार्ट करें टू ओपन एवेन्यूज, तो शायद उस पर्सन को धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है और वो आके बात कर सकते हैं। हम चढ़ गए और फोर्स करें कि अरे बात करो तो वो इंसान विड्रॉ करेगा ही करेगा। सो स्मॉल चेक-इन्स, जेंटल स्पेसेस दैट आई एम हियर, देयर आर ऑप्शंस। तो हो सकता है धीरे धीरे 3 months 4 months में कहीं कंफर्ट लगे कि यार ये बोल तो रहे, चलो ट्राई करके देखते हैं। And to not react very loudly when the other person is sharing, so that the other person does not shut down when they are sharing. अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? Well, next time तुम्हें लगता है वो आएगा तुमसे बोलने के लिए,
और मे बी जब आप कोई आपसे कुछ बोल रहे हैं आप मना कर देते हो कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है. हाँ, तो वो एनवायरनमेंट भी आपको देखना है ना, आप क्या उस इंसान को ऑफर कर रहे हो. आप आई थिंक यू शुड हियर समवन फर्स्ट. एब्सोल्युटली. हम शायद सामने वाला इसलिए रुक जाता है क्योंकि हम भी अपने बायसेस ऐड करके फिर ज्ञान देने लगते हैं. या तो हम बहुत वरिड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वरिड, अरे यार वो बहुत टेंशन लेगा इसलिए मैं उसको नहीं बताता. वो इंसान इतना बर्डन हो जाएगा, वो इंसान सहन ही नहीं कर पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. लाइक इमेजिन दैट से आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स, फॉर मी टू गो एंड टेल माई लव्ड वन, और से आई एम गोइंग एंड टेलिंग माई पेरेंट कि मेरे को ना सुसाइडल थॉट्स आ रहे. पेरेंट ये थोड़ी ना बोलेंगे हाँ टेल मी मोर, वो बोलेंगे क्या. करेक्ट. तो इस डर से उनका रिएक्शन इतना बड़ा होगा, वो और चिंता करेंगे. मैं नहीं बता. And maybe next time if I feel same, I will not go there. I will shut down. Oh my God. It's very important कि हम भी वो एक स्पेस उतना डरे नहीं. Because as adults हमें थोड़ा बहुत तो डील करना आता है अपने इमोशन से, तो थोड़ा ट्रस्ट. So अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि यार I am having these suicidal thoughts, so वो क्या एक सही बात होगी या किस तरह से मैं प्रोब करूं कि सामने वाला मुझसे और ओपन अप हो. सो कैसे मैं इस बात को इंश्योर कर सकती हूँ. सो कपल ऑफ थिंग्स यू विल जज कि कितना सीरियस है. Does the person need external help? Are they actually wanting to attempt one? So the basic thing would you like to talk about it? हम ऐसे बोलेंगे नहीं, पर अरे तू बात करना चाहेगी या मुझे और बता क्या चल रहा है. Maybe towards the कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम बात करते क्या हुआ यार, क्या हो गया आजकल, इतना एक्सट्रीम कैसे. क्योंकि सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड अटेम्प्ट में डिफरेंस है. सुसाइडल थॉट शायद, इफ आई एम बीइंग एब्सोल्युटली वल्नरेबल, हम सबको कभी ना कभी आए हो. हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा यार मर जाते हैं, यार क्या जिंदगी का रोज रोज का सेम ड्रामा है. हमने सोचा है, सबने सोचा है. अगर इस स्पेस पे है तो बात कर सकते हैं, यहाँ पे शेयरिंग होगा. बहुत विविडली आ रहे हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन बोलते यार ऑप्शंस हैं, हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते थे, कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए क्या. बट एक लिसनिंग ईयर लाइक यू सेड ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट. अपना वरी ना थोपे किसी के ऊपर, बट उनकी वरी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें एंड टेल देम दैट देयर आर ऑप्शंस कैन बी अ रियली स्टार्टिंग पॉइंट. और अगर आपकी वरी इंक्रीज हो रही है तो हम थोड़ा फिर डीपर जाके यार लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस, और हेल्प चाहिए क्या, तब हम थोड़ा स्पेस इंट्रूड कर सकते. Of course, severity पे बहुत सारी चीजें. Right, absolutely. And बहुत इंटरेस्टिंगली मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी. एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल में लिखा था कि 70% of the people don't actually seek therapy. और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, जहाँ मुझे पता भी है मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, बट मैं थेरेपी में नहीं जा रही. आई होप विद दिस पॉडकास्ट ये गैप हम कम कर सके. मुझे मालूम है मुझे थेरेपी चाहिए, मुझे मालूम है कि मुझे मेरी फैमिली कन्विंस्ड है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैंने ये थेरेपी ले लिया. लेकिन उन लोगों का क्या जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पर सेशन ऑन एन एवरेज 800 to 2000 एवरेज प्राइस है, और हम इसको ऐसे देखते हैं कि यार 2000 रुपए एक घंटे के कौन देगा. इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें हम. एब्सोल्युटली, थेरेपी इज नॉट अफोर्डेबल, है ना. सो नंबर वन, अगर हम किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे तो थेरेपी इज गोइंग टू बी ऑलवेज एक्सपेंसिव, बिकॉज द प्राइवेट प्रैक्टिशनर इज ट्राइंग टू नॉट जस्ट रन अ हेल्प सीकिंग स्पेस, इज नॉट क्रिएटिंग दैट, बट उनका प्रोफेशन है. तो अगर वो लेस चार्ज करेंगे तो फिर उनका प्रोफेशनल ग्रोथ, फिर वो आएंगे ही नहीं ना कोई फील्ड, क्योंकि उनको भी तो आगे चल के जिंदगी जीनी है. सो इफ यू गो टू अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, इट्स definitely going to be more expensive and it's not going to be budget friendly. So maybe that वो ज़्यादा कम affordable हो जाता है. Other options जो बचते हैं, there are NGOs जो counseling services offer करती हैं, there are helplines जो counseling services offer करती हैं, there are government hospitals जो counseling services offer करते हैं, बहुत सारे programs हैं जो counseling services offer करते हैं. तो वो भी एक area है where we can seek therapy. Tele services आजकल आ चुकी हैं. ऑनलाइन थोड़ा फिर भी चीपर हो गया है, बिकॉज फिर थेरेपिस्ट का कॉस्ट बच जाता है ना. इंटरेस्टिंगली एक और स्पेस है प्राइवेट थेरेपिस्ट. कुछ प्राइवेट थेरेपिस्ट कुछ स्लॉट्स प्रो बोनो या बहुत अपने व्हाट वी कॉल स्लाइडिंग स्केल पे रखते हैं, जहां वो अपनी प्रैक्टिस में इतने से आई एम चार्जिंग 1500, पर मैं कुछ स्लॉट सिर्फ 600 रुपीज के लिए रखूंगी, 4 स्लॉट.
ओके तो वो आप एक्सेस कर सकते हो इफ यू कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड, एंड आई थिंक थेरेपिस्ट इन इंडिया नो दैट, बट दे माइट हैव लिमिटेड स्लॉट्स, क्योंकि फिर उनको अपना भी तो बजट देखना है. लाइक आई पर्सनली हैव 4 slots that I keep at a sliding scale. तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को जाके ये बोल सकते हो Do you offer a sliding scale? ओके So if they do, you can explain your background, and if they do, then they can offer you, or then you can, or they can refer you to someone जो sliding scales offer करते हैं. हम प्राइवेट सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट है फॉर थेरेपी, एंड आई वुड वांट टू टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, नेशनल मेंटल हेल्थ स्कीम जो 1982 में लॉन्च हुई थी, बट इसका कोई नाम और निशान अभी दिखाई नहीं देता है कहीं भी. गवर्नमेंट सेक्टर में हम कभी बात नहीं करते हैं थेरेपीज, काउंसलिंग सेशंस, जो भी हमारे सेकेंड अप्रोच बोल सकते हैं या सप्लीमेंट अप्रोच हो सकते हैं एक किसी बीमारी को ठीक करने के, हम कभी उन पे ध्यान नहीं देते. तो क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बेटर इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं? तो जब ये बिल पास हुआ था तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए पास हुआ था कि जो प्राइमरी PHCs जो आपके ग्रास रूट लेवल पे जो हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पे वीकली 1 या 2 बार एक साइकियाट्रिस्ट आए और बैठे कि लोग वहां आ सके. एंड दिस वाज एन इनिशियली अर्ली इंटरवेंशन या फिर एक अवेयरनेस के लिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था. फिर यहाँ से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि आगे जाना है या क्या हेल्प चाहिए. ये बहुत सारे आपके विलेजेस और इन एरियाज में है. वहां पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत हैं. सबसे बड़ा चैलेंज है कि असाइन तो कर दिया है कि आके बैठना है, पर डॉक्टर आता नहीं है बिकॉज विलेजेस में है, कौन जाएगा. उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट में जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हो, हम आए तो सही पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. सबसे बड़ा है बजट एलोकेशन. गवर्नमेंट ने बजट इतना कम एलोकेट किया है इस पूरे प्रोसेस के लिए कि आप इतनी चीजों के लिए इतना बजट दे रहे हो, पर मेंटल हेल्थ का बजट सिर्फ इतना ही है. सो दैट बिकम्स अ ह्यूज इशू. पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ भी रहे हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन को देखने के लिए कौन बैठा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है. स्कीम्स बन जाती हैं पर एग्जीक्यूशन एट अ ग्रास रूट लेवल. और प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी शायद हम ग्रास रूट लेवल पे काम भी नहीं करना चाहते हैं. सो आई एम नॉट गोना ब्लेम जस्ट द गवर्नमेंट, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. यार हम कितनी बार जाके खुद ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे. हम Tier 1 सिटीज में रह रहे हो ना, अगर हम Tier 1 सिटीज की जिंदगी जीनी है तो ग्रास रूट लेवल पे कैसे जाए. या तो उसके लिए कंपनसेशन इतना होना चाहिए दैट इट बिकम्स लुक्रेटिव एज एन ऑप्शन फॉर मी टू गो. करेक्ट. सो वो जो गैप इन एलोकेशन ऑफ फंड्स है, आप देख लो सैलरीज, पोस्ट आते हैं 50,000 रुपीज फॉर अ 5-year एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट जिसने 8 साल पढ़ाई करी है. और यहीं पे एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख हो. गुड़गांव में आप खुद सोचो कैसे सर्वाइवल होगा. So I think if government can make that incentive lucrative, then people would be willing to put in their time and effort to go. Very important aspect which you touched. हम वेलबींग के बारे में सोचते ही नहीं है. होलिस्टिकल अप्रोच की आजकल बहुत बातें हो रही हैं, बट प्रोफेशनल्स कैसे उस तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न मोर. आपको अपडेटेड रहना है, आपको प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आप रहते हो, आपको अपग्रेड रहना है. आप कैसे डाउनग्रेड जाके काम करोगे? और हम एनजीओ पे भी कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, इट्स हाई टाइम, बिकॉज ग्लोबली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के केसेस हमारे यहाँ ज्यादा इंक्रीज होंगे ही होंगे. आपको हर डोमेन में आपको सैचुरेशन आज की डेट में फील हो रहा है. मैं बात करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कल्चर है कि एडजस्ट कर लो. एडजस्टिंग होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा सहना चाहिए. ये हम ब्रेक तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, ये हम बहुत दूर हैं अभी इसको ब्रेक करने से. बट रिलेशनशिप में कैसे हम चीजों को बेहतर करें कि हमको मेंटल हेल्थ बीइंग के बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना करना पड़े. एक तो आई थिंक हम क्रॉस रोड पे है. हम पहले एक हमारा जॉइंट फैमिली का सिस्टम चलता था, अब एक न्यूक्लियर फैमिली आ गया, और अब हम एक Tier 1 सिटीज में भी देखते हैं
और आगे चल के टियर 2 में भी यही हो रहा है कि हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि पेरेंट्स से कनेक्टेड भी रहे लेकिन थोड़ा इंडिविजुअलिज्म भी बना ले। तो आई थिंक हमारी जनरेशन वाज द फर्स्ट, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और अब हमारी जनरेशन इज द फर्स्ट जनरेशन जो ये नया प्रोटोकॉल सेट करने की कोशिश कर रही है कि कैसे पेरेंट्स और कैसे अपनी लाइफ को दोनों को बैलेंस कर ले। राइट। अब बाहर क्या है ना, सिस्टम बहुत क्लियर है। यू आर 18, आप बाहर चले जाते हो, यू लिव ऑन योर ओन, आपका कनेक्शन रहता है पेरेंट्स से, एक सेट नॉर्म है और वही फॉलो होते जा रहा है। तो लोगों को पता है वो नॉर्म कैसा दिखता है, उसमें क्या चैलेंजेस, कैसे वो करना है। हम इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। हम अभी सेट नहीं हुए कि ये हमारी कल्चर है और ये हमारा सोसाइटी है। जैसे मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, इफ वी आर मैरिड, हम अपने पार्टनर्स के साथ एक घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स या तो उसी सोसाइटी में एक और घर में रह रहे हैं या फिर वो आते जाते हैं। इट इज अ न्यू ट्रेंड नाउ, इट्स अ न्यू ट्रेंड। और ये लास्ट कितने 30-40 इयर्स में आया है? आई वुड से 10 years में आया, बिकॉज पेरेंट्स की भी एक नीड है जो कि आप बार बार सिटीज चेंज करके नहीं कर सकते हैं फॉलो, है ना। ठीक है, अभी आपको उनको पास भी रखना है बट आपको बहुत पास नहीं रखना है। यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज, यू नीड योर स्पेस दीज डेज। तो हम उसी सोसाइटी में सेम फ्लैट ले रहे हैं। हाँ, आई थिंक ये पिछले 10 सालों की और ये ज्यादा टियर 1 का कल्चर से जा रहा है ना। टियर 2 में अभी भी हम साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर वही क्वेश्चन तो वही, अपनी बाउंड्री कैसे मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि आजकल हम इग्नोर करते हैं, आजकल हमें दोनों फैमिलीज को लेके चलना है। एंड आई नो आवर पेरेंट्स आर एजिंग, तो हमें उनका भी केयर करना इज इक्वली इन आवर minds as well. Yeah. Do you see a lot of patients who have relationship issues? Every problem is a relationship problem at the end of the day. Really? Yeah. Even if you look at career, कोई काम से फ्रस्ट्रेट होके तो नहीं आता, बॉस से फ्रस्ट्रेट होके आता है। काम टफ होता है तो अब तो चैट जीपीटी आ गया है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो होती है, अरे उस कोवर्कर को कैसे डील करूं। सो रिलेशनशिप में हमने जैसे बात करी कि हमारी सोसाइटी बहुत एडजस्ट कर लो वाले कल्चर को फॉलो करती है। अब ऐसे में बहुत सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक्स हो जाते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया जाए? पहले तो टॉक्सिसिटी डिफाइन करना पड़ेगा, होता क्या है। Because sometimes what are the signs of toxic relationship? Sometimes it's such a loosely used term as well. Arey, this is toxic, this is toxic. I think any relationship turns toxic where I think both people lose the space to understand each other, or one person feels like maybe they're being manipulated, or they are being cheated, or they are being betrayed, where I think we start doubting someone's intention, and you actually start seeing कि उनका intention is to harm you. That's when I think a relationship becomes toxic. उसमें कुछ इमोशनल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल नेग्लेक्ट हो सकता है, फिजिकल नेग्लेक्ट हो सकता है। सो इट्स अ वाइड रेंज इन स्पेक्ट्रम. And what is the healing process? How to stop this? I think both answers are sort of interconnected. Healing comes from 3 spaces. Number 1, sometimes healing can come if we change our perspectives. Sometimes healing can come if we change our behavior. Or sometimes healing comes when we change our environment. तीनों चीजों के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ता है. बट इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप हीलिंग कैन नॉट कम जस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि अरे उसका पर्सपेक्टिव समझ जाओ. वो होगा जब एक रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग है. So maybe healing, of course, the perspective would be to understand your own feelings. And if you are feeling not okay, then maybe the solution would be either to change something in your behavior or to change your environment. बिकॉज टॉक्सिसिटी तो हमें यही समझ आती है कि किसी ने फिजिकल अब्यूज कर दिया देन इट इज टॉक्सिक. उसमें भी एक लेवल है जब हम बोलते हैं कि अरे मे बी इट्स बिकॉज ऑफ लव. इंडियन सोसाइटी में अगर कोई फिजिकल अब्यूज करता है मे बी वंस और ट्वाइस, वी नेम इट और वी हाइड इट बिहाइंड द लव, सो कॉल्ड लव. अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आई अंडरस्टैंड इट कि वायलेंस भी 2 तरीके का होता है. एक होता है सिचुएशनल और एक होता है कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल होता है विच इज प्रॉपर डोमेस्टिक वायलेंस दैट वी अंडरस्टैंड, जहाँ रिपीटेड अकरेंसेस है. और एक सिचुएशनल भी होता है कि एक बारी हुआ. समटाइम्स रिसर्च हैज शोन दैट कभी कभी and this is going to sound controversial, that situational physical abuse can also be more initiated by women. Situational के लिए फिर भी there is scope for healing in a relationship with both parties can understand what went wrong and heal from it, take responsibility
decide to not do it again. In fact, abroad, there are proper DV support groups. Okay. So that is considered very healing. And I understand that as a very vulnerable part of a relationship. But yes, you have to take responsibility for what you did, your actions. And then their healing is possible. But of course, DV happening in a relationship, it's very serious. And I know comments आते हैं, अरे एक ही बार तो मारा थप्पड़ क्या जाता है. तो चाहे किसी भी फॉर्म का अब्यूज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही बार मारा तो अरे सिचुएशनल मान के उसे इग्नोर करो, नहीं, उसका भी प्रॉपर हीलिंग है. The other person needs to take accountability for जो किया. And it is a red flag. रेड फ्लैग तो है ही. हाँ. Yeah. हाँ. मतलब आपको चुप नहीं होना है इसमें. Obviously, you have to take a stand on this. Of course, absolutely. I agree. And it's hard to do that. You need to feel very supported to be able to do that. I often use this example कि अगर किसी को एक बार थप्पड़ मारा है या किसी को 2 बार थप्पड़ मारा है, किसी भी सिचुएशन में, supposing I go in a situation and I'm hit once, and then in a situation where I'm hit 4 times, I may go into the situation again thinking कि अरे ये नहीं होगा next time. या फिर ये होगा तो मैं रोक लूंगी. But someone who's been hit 5 times, how much guts would that person have to? Yeah. You need support. कोई हाथ पकड़ के बोले अब चलते हैं साथ में और देखो ये होगा फिर से. You need a lot of support. And when you lack that support, तो sometimes brain के पास कोई option भी नहीं है और ये समझने का कि ये प्यार से हो रहा है. Yeah. या फिर अरे adjust कर लो. Because lack of support के बगैर where will you go? And then it will cause a lot more worse. Shad, if you're not financially independent or you have children to take care of, where will you leave the marriage and go? There's no support, so much uncertainty. Yeah. So sometimes the brain rationalizes because of these beliefs or because of helplessness. Yeah. Utter helplessness makes us rationalize things because it's a survival technique. So the other day I was making a plan with my friends and one of them, they came up with a rage room. Oh yeah. So आजकल बहुत सरफेस हो रहे हैं, the scream therapy, rage room, जहाँ पे आप एक weapon भी नहीं बोलेंगे, आप axe sort of लेते हैं और a hammer and you break everything in the room. तो मुझे ये पूछना है क्या ये एक्चुअल में हेल्प करता है? I have not tried Stress buster की तरह काम करता है? Honestly, I have not tried it. Yeah. But I would love to hear experiences of people and would love to know. See, as long as anything is safe and is not harming you or other and is not really unhealthy in that sense, so I think moderation में सब चल. So कभी बॉस पे गुस्सा आ रहा है तो I'll book a rage room maybe. करके बताना मुझे. How did it feel like? I would love to know. Yeah. I have not had people अभी तक tell me the experience. Let's go together then. Sometimes it's helpful to just scream out. Sometimes it's helpful to take out the energy because when you're angry, you're filled with so much adrenaline or cortisol in you that you want to take it out. Yeah. And if it's a space where you can and then feel a little less frustrated and maybe if it's a way of regulating your nervous system, then why not? It sounds safe ना, वो पूरा घेर वेर देते हैं and आप तोड़ रहे हो तो अगर ऐसे safe है ठीक है. I mean healthier than breaking actual things. Yeah. Right? लैपटॉप तोड़ने का नुकसान बहुत है. Correct. तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को अभी बोलती भी हूँ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है तो पेपर फाड़ लो, पेंसिल्स ब्रेक कर लो. Okay. Absolutely okay. Okay. Right. Break things that are with accessible because sometimes you want to release the energy out of you. Yeah, so it actually helps. So anger में I know it helps to release the energy in ways that are not hurtful. जैसे मैंने ऑफिस का एग्जांपल दिया कि बॉस के साथ यूजुअली या वर्क प्रेशर इतना ज्यादा आजकल होता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना ही होता है कहीं ना कहीं, अदरवाइज आप घर में जाके फिर पार्टनर पे निकालो. यस, पार्टनर पे या फैमिली पे या अपने दोस्तों पे. तो आई थिंक दैट्स बेटर in a way. Yeah, absolutely. Yeah. People go running, people do so many things. Sometimes that's why when people feel very frustrated or very numb, they even engage in self-harm. And anxiety के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे? I think anxiety में आपको ऐसी urge नहीं होती है to take it out somewhere. I think it's more worry. So brain starts making scenarios. I think talking helps a lot, or validation or reassurance helps sometimes in anxiety. I think the core of anxiety is to calm the nervous system down slightly differently. Either way, the work is calming the nervous system down, right? Regulation से dysregulation. Hand में use कर रही हूँ कि brain dysregulate हो जाता है और फिर हमें उसे वापस calm down करना होता है. In anger, you can do something physical. In anxiety, maybe we need something that is more soothing to the body. Something that tells us to settle down.
So soothing में it can be sometimes, listening to a calming music, having a very comfortable environment, becoming more cozy. Sometimes people like to eat something that's really nice for them, a little bit of indulgence, nice cold shower or hot shower depending on the weather, a warm hug. Can you also give me quickly a daily ritual sort of thing जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपने आप को काम कर सकती हूँ, या मुझे एंजाइटी का इशू है या ओवर थिंकिंग का कुछ इशू है, तो मैं क्या डेली लाइफ में प्रैक्टिस करूँ डेली रूटीन में जिससे मैं अपने आप को बेटर फील कर सकूं, बेटर देख सकूं? So there are a lot of things that people can do. I think I will go on a concept, और उस concept में जो आपके लिए fit होता है you can put there, which is again the same thing I've been saying in the last 5 minutes, is what helps you regulate yourself. अब regulation का मतलब क्या होता है? Regulation does not mean कि मेरे को कोई emotion feel नहीं होगा. Regulation means कि I am calm enough to experience an emotion safely in my body. मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बैठ सकती हूँ उस गुस्से के साथ. ये मेरा नहीं इच्छा कर रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कुछ मतलब मेरे को चिल्लाना है, चीखना है या वो कुछ करना है. Being able to feel a certain emotion in my body and be okay with that. कि सैड हो रहा है पर इतना डीप सैडनेस नहीं है कि मुझे बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा है. In order to be able to achieve this, to regulate your nervous system, आपको जो चीज हेल्प करती है. For example, some people might say कि मेरे को पहले उठ के 10 minutes सिर्फ सन में देखना अच्छा लगता है, और I like to go for a walk every time I'm done with my work. कोई बोलेगा मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, I like to journal. कोई बोलेगा मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है. So any of those exercises at whatever point in your life that help you calm down, that helps you process things that have happened for you. अरे 5 मिनट चाय हो सकती है आपके लिए, आपका चाय और बिस्किट ब्रेक, वो मेरे लिए है. मॉर्निंग, इवनिंग, दोनों टाइम 10 minutes, something that is for you, that helps you soothe yourself, that helps you calm yourself down. कुछ भी हो सकता है वो. So I would like to wrap it up. Thank you so much for talking on this and for simplifying this complex thing. And I think the need of the therapy should prioritize. And अगर आपको भी ये पॉडकास्ट वैल्यूबल लगा तो प्लीज शेयर करिए. आपका शेयर किसी की लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. इसी तरह की और कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.